तो हमारा जो टॉपिक है, ये स्क्रीन दिख रही है तेरे को? ये सर शो हो रही है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। रह रहा है भी ऊपर का कुछ? रिकॉर्डिंग रोको सर। ये सर है ऊपर का। है हम्म। सब सेक्शन 3 में तो बहुत पीछे, भी तो 9.21 है, तो 9.23 क्यों बोल रहा? क्या बोल रहा फ्रेमिंग ऑफ रूल से था सर। है? स्कोप पे थे। स्कोप हो गया था फ्रेमिंग पे। अच्छा, तो यूवी का फ्रेमिंग बोल रहे। फ्रेमिंग ऑफ रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स एज टू द एप्लीकेशन, गुड मॉर्निंग जी, of the provisions of this act in relation to revised financial statement और revised directors report and such rules may in particular। कौन कौन से रूल हो सकते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है रूल्स वगैरह क्रिएट करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी। पहला है मेक डिफरेंट प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू विच द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर रिपोर्ट्स आर रिप्लेस और आर सप्लीमेंटेड बाय अ डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग द करेक्शन टू बी मेड। तो कहता है भाई भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो या तो अपने पूरी की पूरी रिपोर्ट चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है, या फिर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्लेस करनी है, या फिर उसमें आपने कुछ करेक्शन करके सप्लीमेंट लगाने। सप्लीमेंटेड का मतलब क्या है? आप उन डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन कर रहे हैं। तो इसके बारे में रूल कौन, प्रोविजन कौन बनाएगा? बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ द कंपनीज ऑडिटर इन रिलेशन टू द रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट। तो जब वो रिवाइज करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट को, तो उस समय कंपनी के ऑडिटर्स के क्या क्या काम होंगे, उसके प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तीसरा, स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर को कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, ये सारे रूल कौन बनाएगी? तो रूल 77 ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रूल्स 2016 नोटिफाइड इन दिस रिगार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ट्रिब्यूनल रूल 2016 में रूल 77 गवर्नमेंट ने बना रखा है इस बारे में। ये अभी ये जो हमने पढ़ा है, तीनों रूल जो पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेक्शन 132। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है जी, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं भाई, ये कैसे कैसे बनी है, क्या है इसका हिसाब। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट स्टैंडर्ड अंडर दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा NFRA को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, जो कि हमारे जो भी मैटर्स होंगे अकाउंटिंग के या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के या ऑडिट स्टैंडर्ड के, उसके बारे में वो सारी की सारी चीजें देखेगी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई अपॉइंट द 1 अक्टूबर 2018 as the date of constitution of NFRA with head office at New Delhi as required by section 12। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2018 को NFRA को बनाया, और उसका हेड ऑफिस कहाँ बनाया? न्यू दिल्ली में। Extra reading only to lay the foundation. Provisions pertaining to NFRA and power vested with NFRA are applicable only in context of those companies and bodies corporate that are governed by NFRA. Hence, at outset, it is essential to list put them। तो कह रहा है कि भाई इसमें जो NFRA को पावर्स वगैरह दी गई है, वो उन्हीं कंपनी के लिए है जो इसमें लिस्टेड है, ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट के अंदर लिस्टेड है। और यानी कि अगर जो कोई भी बाहर होगी, लिस्ट आउट है, बाकी जो लिस्ट आउट हैं, तो उनको जब उनके बारे में कोई लाना पड़ेगा रूल, तो पहले उनको अंदर भी लाना पड़ेगा, प्रोविजंस उसके अंदर डालने पड़ेंगे उन कंपनी के लिए। अब फिलहाल ऐसा है कि जो कंपनी जो जो, जो बॉडी कॉर्पोरेट दे रखी है, उन्हीं को गवर्न करती है ना बारे। आ रही बात समझ में? यस सर। As per Rule 3 of the National Financial Reporting Authority Rules 2018, the authority shall have power to monitor and enforce compliance with accounting standard and auditing standard, oversee the quality of service under subsection 2 of the section 132, or undertake investigation under subsection 4 of such section of the auditor of the
फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी एंड बॉडीज कॉर्पोरेट। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि भाई रूल 3 के हिसाब से एनएफआरए का जो 2018 का जो रूल है 3, इस अथॉरिटी के पास क्या पावर है? मॉनिटर करेगा, यानी चेक करता रहेगा और एनफोर्स करेगा कि भैया आप एएस और डबल एएस, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? डबल एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस बोलते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को डबल एएस बोलते हैं। ओके सर। नहीं, रुक जाओ, ऐसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऐसे बोलते हैं। तो एएस और एसए का वो कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही है कंपनी, ठीक है, तो उसकी पावर किसके पास है? एनएफआरए के पास है। यानी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा? एनफोर्स लिखा हुआ है, यानी सामने लगो मजबूर कर सकते हैं कि आप एएस और एसए के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। सर एक दोबारा बताना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस बोलते हैं और ऑडिटिंग को ऐसे। ऐसे ऐसे ठीक है सर। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोलते हैं इसको। ऐसे पढ़ोगे तुम अगले ग्रुप में, दुनिया भर के ऐसे। तो आगे है, तो कहते हैं भाई कौन कौन सी कंपनी आएगी इसके अंदर? कंपनी हुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो यानी पहली बात कौन सी आ गई? लिस्टेड कंपनी। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन रुपीज 500 करोड़ और हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 1000 करोड़ और हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर एंड डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन रुपीज 500 करोड़ एज ऑन द डेट एज ऑन द 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तात्पर्य समझे दया? कह रहा है कि वो अनलिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या फिर जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ और जिसके जो टोटल लोन डिबेंचर वगैरह हैं वो 500 करोड़ से ज़्यादा हैं, यानी उससे नीचे नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा है, तो वो भी इन कंपनी क्या एनएफआरए के अंडर आ जाएगी। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी इंगेज इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाय एन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द क्लॉज बी सी डी ई एंड एफ ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। तो ये भी इसके अंडर आएंगी सारी की सारी। बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी और पर्सन और एनी क्लास ऑफ बॉडीज कॉर्पोरेट और कंपनी और पर्सन ऑन अ रेफरेंस मेड टू अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट कर रखी है, कंपनी कर रखी है कि भाई ये बंदे भी एनएफआरए के अंडर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया उनको, तो वो भी आ जाएंगी। फिर आ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया which is a subsidiary or associate company of any company or body corporate incorporated or registered in India as referred to in clause A to D if the income or net worth of such subsidiary or associate company exceed 20% of the consolidated income of or consolidated net worth of such company or the body corporate as the case may be referred to in clause A to clause D। कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपनी तो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन वो जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमारी इंडिया की किसी इनकॉर्पोरेट की एसोसिएट कंपनी है या फिर सब्सिडरी कंपनी है, तो उसको भी कौन देखेगा? एनएफआरए वाले देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा इफ द इनकम और नेटवर्थ ऑफ सच सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी एक्सीड 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम, यानी जो हमारी जो कंपनी की जो वो हुई है इनकम हुई है, कंसोलिडेटेड इनकम हुई है, उसका 20% अगर उस एसोसिएट कंपनी का है तो एनएफआरए के अंडर आ जाएगी। ठीक है, आगे चलो। नहीं ठीक है, मैंने तेरे से ही पूछा यूवी का। यस सिवन सर। सिवन मोर बोल रहा है, हाँ जी। हाँ जी सर। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द एनएफआरए, अब इसकी फंक्शन ड्यूटी क्या रहेगी? सबसेक्शन 1A एंड 2। सबसेक्शन 1A, जैसे हमारे ये सिलेबस खत्म होगा कंपनी एक्ट का तो हम लोग फौरन चैप्टर वाइज पहले टेस्ट लेंगे, एक एक चैप्टर का ओके। टेस्ट होगा। सेम फाउंडेशन वालों को बंदा ये रखा है, उनके दो दो चैप्टर के टेस्ट होंगे, तुम्हारे एक एक चैप्टर के टेस्ट होंगे। फिर आरटी भी शुरू होंगे, फिर एमटी भी शुरू होंगे, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर 3 3 घंटे के सर हमारे पास तो वाली कंपनीज ही है। हैं। कंपनीज लॉ ही है अपने पास तो वाली। हाँ, ठीक वो है। भी तो है, जनरल क्लोज एक्ट भी तो है शायद एक है। अच्छा अच्छा। हाँ है, एलएलपी पूरी फुल फॉर्म में है, थोड़ी बहुत हाँ तो छोटा सा ही है एलएलपी में, इतना कुछ खास था। हाँ तो
बस कर लेंगे, नहीं हो जाएगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली 1.5 महीने में हो जाना चाहिए। ये ज्यादा बोल रहा 1.5 महीना, है ना, ज्यादा 1 महीने में हो जाना चाहिए ना। संडे भी लगा लेंगे। है। हाँ। संडे भी लगा लेंगे, खत्म संडे। कर देते हैं ना उसको जल्दी। हाँ लगा लेंगे संडे भी, कोई चक्कर नहीं। लो की तैयारी तगड़ी हो रही है, क्योंकि तुम्हें तो बताइए कि मैंने पहले ही बता रखा है, लो तुम्हें पीछे खींचेगा। इंटर यस। इंटर फाइनल में तुम्हें लो पीछे की तरफ खींचता है। लो में सबसे कम नंबर आते हैं सबके, क्योंकि लो में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। अब वो हम लोग कितनी अच्छी तैयार कर लेंगे दिसंबर तक, वो डिपेंड करेगा तुम लोग कितने अच्छे वेटेज से लिखना शुरू करोगे, है ना। अभी तो हल्के फुल्के ही हो। हाँ तो लो ही खींचता है पीछे की तरफ को। तो जब जब लो उसमें था ना, जब एमसीक्यू में था सीपीटी में, भाई लो में सबसे अच्छे नंबर आते थे बच्चों को, क्योंकि लिखना नहीं पड़ता था। ठीक है, सिर्फ टिक करना होता था, तुम्हें समझ तो सारा आता है, लिखना नहीं आता। तो लो में तो हमारे बच्चे बड़े मास्टर होते थे, टिक टिक फटफट कर देते थे, तो नंबर उनके लो में अच्छे आते थे सीपीटी के अंदर। तो लेकिन जब इन्होंने इसका सब्जेक्टिव किया ना, वहाँ गड़बड़ हो गई बस। चलो, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ एन एफ आर ए, फंक्शन पढ़ेंगे जी। सब सेक्शन 1A टू सेक्शन 132 प्रोवाइड्स दैट एन एफ आर ए shall perform its function through such divisions as may be prescribed. Further, subsection 2 to section 132 read with rule 4, 6 to 9 of the National NFRA rules 2018 lay down the function and duties that NFRA shall perform, namely नीचे दे रखे हैं। तो पहले तो ये कह रहे हैं भाई, ये जो फंक्शन करेंगे कुछ डिविजन्स के थ्रू करेंगे, डिवीजन मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स के थ्रू करेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये करेंगे क्या क्या, वो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है। तो पहला लिखा हुआ है, द अथॉरिटी शैल प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अथॉरिटी क्या करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, एंड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड अदर एसोसिएट विद द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट बाय एस्टेब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव ओवरसाइट ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म बाय द कंपनी एंड बॉडीज कॉर्पोरेट एंड ऑडिटिंग फंक्शन परफॉर्म बाय ऑडिटर। तो अथॉरिटी क्या क्या करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, क्रेडिटर की करेगी, बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो भी उनका एसोसिएट हो रखे हैं कंपनी के साथ, उनको प्रोटेक्ट करेंगी। और एक बनाएगी कि भाई हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड यूज किए जाएं, अकाउंटिंग के हो चाहे ऑडिटिंग के हों, सारे अच्छे से एक्सरसाइज किए जाएं। फंक्शन, अकाउंटिंग फंक्शन के ऊपर नजर रखेंगे, ओवरसाइट रखेंगे। ठीक है। आगे कहता है, विदाउट प्रेजुडाइज द जनरलिटी द अथॉरिटी इन पर्टिकुलर शैल ए मेंटेन डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटेड इन द कंपनी एंड बॉडीज कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनएफआरए। तो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट जो भी कंपनी है एनएफआरए के अंदर, उन कंपनीज के जो ऑडिटर्स हैं उनके सारे पर्टिकुलर्स मेंटेन करेंगे। यानी रिपोर्ट्स किनके पास होंगे, एनएफआरए के पास होंगे। रिकमेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और रिकमेंड करेंगे एएस और एसए जो उनको चाहिए होंगे, और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे। आगे चलो जी, नोट फॉर द पर्पज ऑफ रिकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 6 रिक्वायर्स द एनएफआरए। एनएफआरए को क्या क्या करना पड़ेगा, जब वो कोई भी एएस और एसए को प्रेफर करना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं, मान लो किसी कंपनी के लिए कहते हैं जी इस वाली कंपनी में तो ये वाला एसए, ये वाला एएस लगना चाहिए। आ रही बात समझ में। भाई देखो, वो कंपनी में नजर यस। रख रहे हैं, वो कंपनी में नजर रख रहे हैं, कंपनी में नजर रख रहे हैं, और देख रहे हैं भाई ये कौन सा एएस लगा रहे हैं। लेकिन एनएफआरए को लगता है कि भाई नहीं भाई, इस पे तो दूसरा दूसरा एएस लगना चाहिए। ठीक है, तो वो रिकमेंड करेंगे। तो रिकमेंड कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। फॉर द पर्पज रिकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इनको इस तरीके से करना पड़ेगा, शैल रिसीव रिकमेंडेशन फ्रॉम द आईसीआई और ऑन प्रपोजल फॉर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और फॉर अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो वो पहले क्या रिकमेंडेशन कहाँ से रिसीव करेंगे, आईसीआई। यानी देखा जाए तो सारी चेक तो आईसीआई वाले करेंगे। आईसीआई वालों से पहले वो रिकमेंडेशन रिसीव करेंगे, प्रपोजल जो भी होगा, नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाना है या फिर पुराने वाले में अमेंडमेंट करनी है, तो वो रिकमेंडेशन कहाँ से रिसीव करेंगे, आईसीआई वाले से। फिर मे सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आईसीआई ऑन द रिकमेंडेशन रिसीव अंडर क्लॉज ए इफ रिक्वायर्ड। और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तो आईसीआई वालों से रिसीव करेंगे। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट, द अथॉरिटी शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन सच मैनर एज ए डीम्स फिट बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी पहले कौन कर रहा है रिकमेंडेशन, एक्चुअल में कर कौन रहा है, आईसीएआई ही कर रहे हैं। वो रिकमेंडेशन जाएगी एनएफआरए के बाद, एनएफआरए फिर देखेंगे हाँ भी ये ठीक लग रहा है, फिर वो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में।
ऑफिस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट वाला इसको। अब पहले क्या होता था कि पहले आईसीए वाले डायरेक्ट ही सारा काम आईसीए वाले के पास था। अब गवर्नमेंट ने बीच में डाल दिया है एनएफआरए को कि भाई आपने जो भी बात कहनी है आप सीधे गवर्नमेंट के पास मत आओ, पहले आप एनएफआरए वाले को बोलो, फिर एनएफआरए वाले को सही समझते हैं तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगी। ठीक है। यस सर। आगे आता मॉनिटर मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। नोट, for the purpose of monitoring and enforcing compliance with accounting standard under the act by a company or a body corporate, rule 7 requires। तो क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? may review the financial statement of such company or body corporate as the case may be, and if so required direct such company or body corporate or its auditor by a written notice। क्या करना है वो? रिटर्न नोटिस में दे रहे हैं कि भैया हमने जो है इस फलाना फलाना कंपनी को क्या करना है, एनफोर्स करना है कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये लेने हैं आपने। ठीक है। रिटर्न कहाँ चला गया? रिटर्न नोटिस टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन और एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सच कंपनी और बॉडी कोड विद सच रीजनेबल टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। दूसरा, मे रिक्वायर द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ऑफिसर्स को पर्सनली भी बुला सकते हैं। और बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट्स ऑडिटर फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इन कनेक्शन विद द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो जिस कंपनी को अप्लाई कर रहे हैं उनको ऑफिसर को बुला के भी उनसे लेंगे रिव्यू वगैरह। तीसरा, शैल पब्लिश इट्स फाइंडिंग shall publish its finding relating to non-compliance on its website and in other manner as it considered fit, unless it has reasons not to do so in the public interest and it records the reasons in writing। तो कहता है भैया वो पब्लिश कर देंगे उसको वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे कि भाई इन्होंने कौन कौन से एएस वगैरह को नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी उनको ठीक लगेगा। Fourth, where the authority finds or has reason to believe that any accounting standard has or may have been violated। तो जहाँ पे अथॉरिटी को पता चलता है और वजह भी रहती है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो लोग क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, इट में डिसाइड ऑन फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्स एक्शन थ्रू इट्स कंसर्न डिवीजन। तो अपनी कंसर्न डिवीजन के थ्रू उनको एनफोर्स करेंगे, उनकी इंक्वायरी बिठाएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आगे, फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग। अब ऐसे की बात आ गई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के लिए रूल 8 के रिक्वायर्स थे। पहला कहता है मे रिव्यू वर्किंग पेपर्स इंक्लूडिंग ऑडिट प्लान एंड अदर ऑडिट डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द ऑडिट। पहले डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे उठा के भैया जो ऑडिट हुआ होगा उसके डॉक्यूमेंट होंगे, उनके उनको रिव्यू करेंगे। उन वर्किंग पेपर्स को जो ऑडिट में यूज किए गए थे उनको पहले रिव्यू करेंगे। मे इवेल्युएट द सफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑडिटर एंड द मैनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन द सिस्टम बाय द ऑडिटर। वो इवेल्युएट करेंगे भैया वो सफिशिएंट है, जिस तरीके से उन्होंने जो क्वालिटी मेंटेन की है क्या वो सफिशिएंट थी, क्यूसी सिस्टम ठीक था उनका, और उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाए हैं वो सिस्टम के हिसाब से बनाए हैं। तो उसको ही देखेंगे कि भैया उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उनका सिस्टम क्या है। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड दे रखे होंगे उसके हिसाब से अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो चेकिंग कर सकते हैं ना। मे परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग ऑफ द ऑडिट। सोई तो नहीं है? सो गई, नहीं नहीं सर सुन रही हूँ। आवाज ही नहीं आ आ रही है सर बस। रही। आ रही है। नहीं नहीं सुन रही हूँ सर सुन रही हूँ। हाँ, गायब से जाती है ना कई बार, फिर पूछना पड़ता है। कैमरा तो ऑन है नहीं, क्या पता है। मैडम तो अपने छोटे बच्चों का बेटा कैमरा ऑन रखो। पहले बच्चे पता नहीं डांस कर रहे हैं आगे खड़े हो गए और मैडम लगी है पढ़ाने में। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? फोर्थ पॉइंट स्टार्ट कर रहा था। कौन सा? यहीं पे पेज नंबर 9.26। कौन सा पॉइंट शुरू करना है? वो तो खुला हुआ सामने, पॉइंट बता कौन सा चल रहा है। फोर्थ। थर्ड आप तो बता रहे थे। हाँ, तो थर्ड बता रहा था मैं थर्ड बता यस रहा सर। था, मैं सेकंड नहीं बता रहा था। वो तो हो गया सर, अभी मैं स्टार्ट ही करा था थर्ड। हाँ, तो थर्ड बता रहा ना, अभी थर्ड तो अभी स्टार्ट ही किया, तो फोर्थ क्यों बताऊँ सॉरी सर। मैं? जाग जा, सही हो यस ना? सर। बैठ यस के सर। पढ़ रही है लेट के पढ़ रही है? नहीं नहीं बैठ के एकदम स्टडी टेबल से पे। लैपटॉप पे पढ़ रही है? सर लैपटॉप पे क्लास चल नहीं रही है, दिक्कत आ रही थी उसमें, फोन क्यों? पे लगा रही हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को बताया तूने दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं सर फोन पे सही लग रही थी, वो हैंग बहुत हो रहा था। यार फोन पे पता है क्या, फोन पे ना छोटी सी स्क्रीन दिखती है। ठीक है, सही तो तरीका लैपटॉप पे ही लगाने का है। यस सर।
बताइए बाद में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अभी तो पढ़ते हैं। यस सर। आगे थर्ड पॉइंट, मे परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग ऑफ द ऑडिट सुपरवाइजरी एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ द ऑडिटर एज मे बी कंसीडर नेसेसरी और एप्रोप्रिएट। तो अगर उनको जो भी लगता है कि भैया हमने जो इनके ऑडिट को इस तरीके से टेस्ट करना है, ठीक है, चेक करना है क्या भी इनका प्रोसीजर रहा है, तो वो उस तरीके से कर सकते हैं, तो बी कंसीडर नेसेसरी और एप्रोप्रिएट। Fourth, may require an auditor to report on its governance practices and internal process designed to promote audit quality, protect its reputation, and reduce its risk, including risk of failure of the auditor, and may take such action on the report as may be necessary। तो ऑडिटर से पूछेंगे भैया तूने किस तरीके से किया है काम। गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि वो उसने वहाँ पे कैसे बनाया है सारा ऑडिट का प्रोग्राम, तो सारा का सारा वो जो है क्या करेंगे, चेक ही तो कर रहे हैं और क्या करेंगे। ठीक है, तो वो ऑडिटर से मांगेंगे कि भैया तेरी प्रैक्टिस का क्या सिस्टम है, तूने इंटरनल प्रोसेस जो किया है यहाँ पे वो कैसा किया है, उससे जो है तेरी ऑडिट क्वालिटी कैसी आई है, क्या उस सही तरीके से तू कर रहा है वगैरह नहीं वगैरह एंड वगैरह है। गवर्नेंस प्रैक्टिस हो ना कि किस तरीके से कर रहा है गवर्नेंस, यानी इस देखो एक ऑडिटर का अपना तरीका होता है, उस तरीके से उसको करता है, तो वो क्या किस तरीके से कर रहा है गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, चल कैसा रहा है सब। may seek additional information or may require the person presence of the auditor for seeking additional information or explanation in connection with the conduct of an audit। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ऑडिटर की पर्सनल प्रेजेंस मांग सकता है कि भैया तुम आके बताओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो चाहिए मेरे को तुम ही बताओ, एक्सप्लेन करो इसको कि क्या क्या सिस्टम है। 6 पॉइंट, shall perform its monitoring and enforcement activity through its officer or experts with sufficient presence experience in audit of the relevant रिलेवेंस इंडस्ट्री। तो कहता है कि भाई वो परफॉर्म करेगा किसका, मॉनिटर को, एक्टिविटीज का एनफोर्समेंट करेगा कैसे, अपने ऑफिसर्स के थ्रू, अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो ऑडिट के अंदर। ठीक है, उस रिलेवेंट इंडस्ट्री के बारे में। अब देखो ऑडिटर होते हैं, हो सकता है कोई बंदा बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से ऑडिटिंग करता हो सकता है कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अच्छे से अच्छा, तो एक्सपर्ट बोल रहा है, एक्सपर्ट वर्ड बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सी है तो वो हर टाइप की इंडस्ट्री को, क्योंकि टाइप ऑफ वर्क आता है सबके पास, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कंपनी का काम आना चाहिए, तो कंपनी आई जा रही है, कौन सी कंपनी है वो, मैन्युफैक्चरिंग की है, ट्रेडिंग की है, किसकी कंपनी है। ठीक है, और तो छोटा कंस्ट्रक्शन कंपनी भी होती है, तो तुम किसका ऑडिट कर रहे हो, तो जिसका तुम, अगर तुम रेगुलर ऑडिट कर रहे हो तो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, तो ऐसे बंदे लेके ढूंढ के लाएंगे। ठीक है ना। मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट कैसे करेंगे, अपने ऑफिसर्स के थ्रू, अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू, जिनको सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगा ऑडिट का उस रिलेवेंट इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है। Yes, shall publish its finding relating to non compliance on its website and, वही वाली बात आ गई, जो भी नॉन कंप्लायंस होगा उसको जो वहाँ पे डाल देंगे। 8वां पॉइंट, shall not publish proprietary or confidential information unless it has reasons to do so in public interest and it records the reasons in writing। और वो उसका पब्लिश नहीं करेंगे, जिस जो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगी, प्रोप्राइटरी रिपोर्ट होगी, जिसपे कि यानी प्रोप्राइटरी रिपोर्ट कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, वो इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो कोई फिल्म बन रही है, कोई फिल्म का तुम सीन देख के उसको क्या लीक कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसमें प्रॉपर्टी है, मतलब कॉपीराइट हो गया एक तरीके से, पेटेंट राइट हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन है या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो उसको जब तक पब्लिश नहीं कर सकते जब तक कि पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। may send a separate report containing proprietary or confidential information to the central government for its information। तो वो क्या करेंगे, पब्लिश तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का भेज देंगे, जो भी प्रॉपर्टी या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगी वो किसको भेज देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। Where the authority finds or has reason to believe that any law or profession or other standard has or may have been violated by an auditor, it may decide on the further course of investigation or enforcement action through its concerned division। तो यहाँ पे उनको पता चलता है कि इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया है, तो फिर वो वहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर देंगे। तो डी पॉइंट आ गया, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल associated with ensuring compliance with such standard and suggest measures for improvement in the quality of। सर्विस। तो क्या चेक कर रहे हैं, प्रोफेशंस की सर्विस की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, जो भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके काम कर रहे हैं।
चलो जी कैसे करेंगे नोट। Rule 9 provides on the basis of its review, the NFRA may direct an auditor to take measures for improvement of audit quality, including changing in their audit processes, quality control, and audit reports, and specify a detailed plan with timelines. तो क्या रहा है क्या कह रहा है क्या कह रहा है क्या कह रहा है बताओ बताओ। एनएफआरए डायरेक्ट करेगा ऑडिटर्स को कि भाई आप कौन से तरीके अपनाओ अपनी ऑडिट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आप क्या चेंजेस लाओ अपने ऑडिट प्रोसेस में, क्या क्या चेंज लाओ, आप क्वालिटी कंट्रोल का कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप ऑडिट रिपोर्ट को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, आप डिटेल्स जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं वो टाइम लिमिट में कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें एनएफआरए डायरेक्ट करेगी किसको, ऑडिटर। तो ऑडिटर। it shall be the duty of the auditor to make the required improvement। तो ये ड्यूटी किसकी है, ऑडिटर की है कि जो भी रिक्वायर्ड है वो इम्प्रूवमेंट करें एंड सेंड अ रिपोर्ट टू एनएफआरए एक्सप्लेनिंग हाउ इट हैज कंप्लाइड विद द डायरेक्शन मेड बाय द एनएफआरए। यानी कि जो एनएफआरए ने जो भी गाइडेंस वगैरह दी थी, जो भी डायरेक्शन दी थी, उसके साथ उन्होंने उन्होंने कितना कंप्लाइड विद किया है, कितने कंप्लाई किया है, कितना उनको उन्होंने फॉलो किया है, कैसे उन्होंने उस चीज को अप्लाई किया है। ठीक है। द एनएफआरए shall monitor the improvement made by the auditor and take such action as it deems fit depending on the progress made by the। बताओ मतलब बताओ इसका। मॉनिटर करेगी ऑडिटर ने क्या इम्प्रूवमेंट लाई है उनके बोलने के बाद। हाँ, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया है, कितनी इम्प्रूवमेंट की है, तो क्या तो ऑडिटर की क्या प्रोग्रेस रही है, वो सारी की सारी ये एनएफआरए चेक करेगी। द एनएफआरए यस में सर। The NFRA may refer cases with regard to overseeing the quality of service of auditors of companies or bodies corporate referred to in Rule 3 to the Quality Review Board constituted under the Chartered Accountants Act 1949 or call for any report or information in respect of such auditors or companies or body corporate from such board as it may deem appropriate। तो एनएफआरए क्या करेगी, रेफर कर देगी जो भी है, और मेन तो चार्टेड अकाउंटेंट वालों को ही करेगी। ठीक है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो जो भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ हमारा चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट के हिसाब से उनके पास, या फिर उनको जो भी डिपार्टमेंट ठीक लगेगा, जो भी बोर्ड ठीक लगेगा वहां पर उनको रेफर करेंगे। द एनएफआरए में टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर इट्स ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी। तो एनएफआरए जो है उनकी सहायता ले सकती है एक्सपर्ट्स वगैरह की। ई पॉइंट है सर प्रमोट। करेगी मतलब उनको उनके पास भेजेगी। किनके पास। एनएफआरए रेफर करेगी मतलब उन सीएस वगैरह को एक केस देगी कि ये आप ऐसे हैंडल करो ऐसे। हाँ हाँ हाँ। चार्टर्ड ठीक अकाउंटेंट है एक्ट जी। के हिसाब से क्वालिटी रिव्यू रिव्यू बोर्ड बना हुआ है, उसको रेफर कर देगी, या फिर जिसको ठीक लगेगा जो भी बोर्ड होगा जो उनको लगेगा कि इनके पास भेजना चाहिए उनके पास रेफर कर देंगे। ओके जी। आ गया था प्रमोट अवेयरनेस इन रिलेशन टू द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। क्या कर रहा है, गलत बात है, खड़े हुए बंदे को कभी नहीं गिराना चाहिए, तूने गिरा दिया उसको। हाँ, तो प्रमोट करेगी अवेयरनेस को किस बारे में, एएस और एसए के बारे में, क्या आप उनको भैया कंप्लाइंस करो, पूरा करो, क्यों छोड़ते हो इनको। कोऑपरेट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर इन एस्टेब्लिशिंग एंड ओवरसीइंग एडहेरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो कोऑपरेट करेंगे किसके साथ, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्यों करेंगे कि भाई वो भी जो है एडहेरेंस मतलब जुड़ सके साथ में एएस और एसए के साथ। परफॉर्म सच अदर फंक्शन एंड ड्यूटीज एज मे बी नेसेसरी और incidental to the aforesaid function and duties। तो बाकी जितने भी काम हैं जो भी ड्यूटी हैं वो सारे पूरे करेंगे, जो भी इंसिडेंटल मतलब जुड़ी हुई, ये भी जुड़ी हुई है वर्ड होता है इंसिडेंटल और नेसेसरी मतलब आवश्यक, जो भी अपने फंक्शन करने के लिए हैं वो सारे के सारे फंक्शन वो करेंगे, अपने फंक्शन जो ऊपर दिए हैं उनको करने के लिए बाकी सारे फंक्शन करेंगे। नोट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर और फंक्शन अंडर द एक्ट ऑफ द टू एनएफआरए other than the power to make rules subject to such condition limitation and restriction as may be specified in the इन सच नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी पावर्स एनएफआरए को दे रखे हैं वो किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, पावर्स दे सकती है, रूल बनाने की पावर नहीं ट्रांसफर करेगी। रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी,
लेकिन जो एनएफआरए का जो फंक्शन है वो उठा के दूसरे किसी और डिपार्टमेंट को पकड़ा सकती है, और जो भी कंडीशन लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो उसमें स्पेसिफाई कर देंगे। तो सब सेक्शन 2 हैज ओवर राइडिंग इफेक्ट एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये जो सब सेक्शन 2 है, ये सारे जितने भी हैं उन सब पे ओवर राइड कर जाएगा। चलो अब आगे कंपोजिशन ऑफ एनएफआरए। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति काम कर रहे होंगे, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो एनएफआरए में कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है जी, हु शैल बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैविंग एक्सपर्टाइज इन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ। तो चेयरपर्सन कौन सा बंदा होगा, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारा कलाकारी होगी उसके अंदर डील करने की, ठीक है। तो किसमें, उसको अकाउंटेंसी में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस में और लॉ में। एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 15 कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर। और उसमें कौन होंगे, 15 और मेंबर होंगे जो पार्ट टाइम या फुल टाइम हो सकते हैं। ईच डिवीजन ऑफ द एनएफआरए shall be presided over by the chairperson or a full time member authorized by the chairperson। तो हर एक डिवीजन के अंदर चेयरपर्सन सर होगा। हाँ बोलो। सर पार्ट टाइम मेंबर मतलब? पार्ट टाइम मेंबर भी हो सकते हैं, फुल टाइम मेंबर भी हो सकते हैं। नहीं फुल टाइम तो भैया सुबह से शाम तक काम करेंगे यहाँ पे। पार्ट टाइम दो आधा काम घंटे कितने छोड़ देंगे पार्ट टाइम? पार्ट टाइम वाले ना ज्यादातर बंदे एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल जो बुलाए जाते हैं वो पूरे पूरे दिन के थोड़े बुलाए जाएंगे। अच्छा अच्छा। एक दो घंटे के लिए बुला लिया, 3 घंटे के लिए बुला लिया, ये काम है तो वो पार्ट टाइम तरीके से काम करते हैं। लेकिन वो बंदे कितने होंगे, 15 बंदे होंगे। ओके सर। ज्यादा नहीं होगी। 15 से ज्यादा नहीं होंगे। आगे कहता है कि एनएफआरए की डिवीजन जो है उसमें चेयरपर्सन उसको हेड करेगा, ठीक है, या फिर फुल टाइम मेंबर होगा जिसको चेयरपर्सन अलाउड करेगा कि भाई तू हेड कर। प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एनएफआरए कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरपर्सन एंड द फुल टाइम मेंबर ऑफ सच अथॉरिटी फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। तो वहाँ पे कहता है भाई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जिसमें कौन होगा, चेयरपर्सन होगा, फुल टाइम मेंबर होंगे। पार्ट टाइम तो कभी कभी आएंगे, जो फुल टाइम वाले बंदे पूरे दिन काम करेंगे। आगे आता है चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैनर एंड ऑन द टर्म्स एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एनएफआरए। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द रूल्स 2018। तो इसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स शैल मेक अ डिक्लेरेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म रिगार्डिंग नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज और देयर अपॉइंटमेंट। तो चेयरपर्सन और जो मेंबर होंगे वो एक डिक्लेरेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हम जो भी आप हमसे काम करा रहे हैं हमारा हमारा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। कन्फ्लिक्ट मतलब समझते हो, झगड़ा होना। कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विचारों का ना मिलना। जब हम दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, हम दोनों, तू और मैं अनमोल, हम दोनों, मैं और यूवी का, दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है। हम दोनों के जब विचार नहीं मिलेंगे तो मतलब क्या हो गया, आपस में कन्फ्लिक्ट कर दिया हम चीज, ठीक यस। है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हु आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद नेशनल फाइनेंशियल यानी एनएफआरए शैल नॉट बी एसोसिएट विद एनी ऑडिट फर्म। तो जो चेयरपर्सन और मेंबर होगा वही है, वो किसी भी ऑडिट फर्म में काम नहीं कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है ना, मान लो उसकी खुद की कंपनी आ गई एनएफआरए में तो फेवर करना शुरू कर देगा, उसके डिसीजन क्या हो जाएंगे, बायस हो जाएंगे। तो भैया कोई भी चेयरपर्सन और कोई भी मेंबर जो है नॉट बी एसोसिएट विद एनी ऑडिट फर्म इंक्लूडिंग रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड 2 years आफ्टर सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट। यानी 2 साल तक जब उसने वो जॉब छोड़ेगा वहां से ना, तो उसके अगले 2 साल तक भी किसी कंपनी में नहीं जुड़ेगा वो एज एन ऑडिटर। आ रही बात समझ में। यस सर। आगे द फॉलोइंग पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम मेंबर ऑफ एनएफआरए। अब ये कौन कौन से बंदे आ सकते हैं पार्ट टाइम में, देखो जी। पार्ट टाइम में पहले आ सकता है 1 member टू रिप्रेजेंट द एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बंदा आएगा यहाँ पे। हु शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, एक्स ऑफिसर। रिटायर्ड हो चुका है, यानी इसका ना रिटायर्ड, यानी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से रिटायर्ड हुआ हो तो वो जो है एक मेंबर बन सकता है इसका एनएफआरए का। और जो किसको प्रेजेंट करेगा, एमसीए, मतलब एमसीए से रिटायर हुआ होगा,
सर एमसीए की फुल फॉर्म? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाँ ठीक ठीक। वित्त मंत्रालय। नहीं नहीं, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी। कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या कहलाएगा? कॉर्पोरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवसाय, जो भी होगा, चलो याद मेरे को खुद नहीं याद आ रहा। वन मेंबर टू रिप्रेजेंट द कैग ऑफ इंडिया who shall be an officer not below the rank of accountant general or principal director ex officio। अगला बंदा कौन होगा? कैग का होगा। ये तो सारे एक्सपर्ट ही हैं, कैग का जो आएगा बंदा तो। वन मेंबर टू रिप्रेजेंट द आरबीआई who shall be an officer not below the rank of the executive director ex officio। one member to represent the SEBI who shall be an officer not below the rank of the executive director ex officio। तीसरा प्रेसिडेंट आईसीआई का, वो भी यहाँ पे बन सकता है मेंबर। चेयरपर्सन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईसीआई एक्स ऑफिसियो। चेयरपर्सन ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड आईसीआई एक्स ऑफिसियो। एंड टू एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ। तो ये जो सारे बंदे क्या बन सकते हैं, बताओ जी विवेका जी, क्या बन सकते हैं? पार्ट टाइम मेंबर ऑफ ये एनएफआरए। हाँ, वेरी गुड। तो ये पार्ट टाइम सर मेंबर, हाँ। ये एक्स ऑफिसर तो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद भी इनको हाँ काम करे फिर? बिल्कुल मिलता है, यही तो फायदा है। 60 साल की अच्छा। उम्र के बाद भी काम मिलता है, 60 साल तक बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। पहले रूल क्या ओके। होता था कि भाई 45-50 तक बंदे को एक्सपर्ट मानते थे और बाद में इन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते थे। नॉट ओनली दिस डिपार्टमेंट, देयर आर ऑल्सो सम डिपार्टमेंट जहाँ पे रिटायर्ड बंदों को अपॉइंट किया जाता है। वो तुम्हारे में अभी आगे चल के आएगा। तो वो पहले एज होती थी 50 के करीब, मैंने लाया। तो 50 के करीब वो एज होती थी, और फिर अब क्या है, अब भैया तुम 60 तक रिटायर हो, रिटायरमेंट के बाद ही तुम्हें काम मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने नया सिस्टम किया। ये बढ़िया सिस्टम है। अगर आप कैग वैग में एज डायरेक्टर वगैरह काम करते हो तो बाद में भी आपका आगे काम मिल सकता है। चलो ये आगे चलते हैं। सबसेक्शन 11 empowers the central government to appoint a secretary and such other employees as it may consider necessary for the efficient performance of function by the NFRA under this act, and the terms and conditions of service of the secretary and employee shall be such as may be prescribed। तो कहता है भाई सबसेक्शन 11 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो एक सेक्रेटरी और बाकी एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं एफिशिएंट वर्किंग के लिए। ठीक है, और जो भी काम उनको करना पड़ेगा वो सब कुछ क्या होना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो, तो एनएफआरए पावर टू इन्वेस्टिगेट, सबसेक्शन 4। तो एनएफआरए के पास जो है पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की। तो एनएफआरए शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट। क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर सकता है? इनटू द मैटर्स of professional or other misconduct committed by any member or firm of chartered accountant registered under the Chartered Accountant Act 1949। तो कोई भी अगर जो गड़बड़ कर रखी है किसी सीए ने, कोई भी गड़बड़ कर रखी है अगर किसी सीए ने, वेट करो 1 मिनट, मैडम का मैसेज याद दे रहा हूँ। मैडम बोल रही थी कि 11 बजे आप फाउंडेशन वालों की क्लास आप ले लो। मैं कहा नहीं, मैंने इनकी क्लास ले ली, नवा चैप्टर शुरू करेंगे, यस अर्निंग सर। पर शेयर ही शुरू करेंगे। AS20 अर्निंग पर शेयर ही शुरू करूंगा। पहले रीडिंग मारेंगे बुक में, तो फिर क्वेश्चन करेंगे। हैं? AS तो ऐसे ही आएंगे, थ्योरी भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी करनी। चलो आगे चलें। तो पहले हमने पढ़ा है, क्या पॉइंट पढ़ा है कि भाई जो भी प्रोफेशनल है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाय एनी मेंबर और फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि रजिस्टर्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के था, वहाँ पे उनको वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इधर सी मोटो और ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच मैनर एज प्रेस्क्राइब बाय रूल 10 ऑफ द नेशनल एनएफआरए। तो या तो अपनी मर्जी से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रेफरेंस से वो इन्वेस्टिगेशन, हाँ सी मोटो मतलब अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रेफरेंस से वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप स्टूडेंट के लिए एडवाइज है, थोड़ा सा नोट ले लो। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक नोट। नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शैल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग्स in such matters of misconduct where the NFRA has initiated an investigation under this section। तो कहता है अगर NFRA ने किसी के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है तो फिर कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट उसमें आके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता।
सीबीआई वाले पहुंच जाते हैं घपला हुआ था, लेकिन अगर वहाँ पे एनएफआरआई वाले तो सीबीआई वाले पे नहीं कर पाएंगे चेकिंग। इन्वेस्टिगेशन अगर एनएफआरआई के पास आई है तो कोई भी दूसरी बॉडी, कोई भी डिपार्टमेंट उसमें आके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू इट एज गिवन अंडर सेक्शन 22 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में 1949 जब हम लोग पढ़ेंगे सी एक्ट, तो वहाँ पे बता रखा है कि भाई किस किस चीज को आप मिसकंडक्ट बोलेंगे। तो वही वाली बातें ये भी लेके चलेंगे, एनएफआरए में वही चीजें फॉलो की जाएंगी। सबसेक्शन 4 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और सेक्शन 4 सारे उस पे ओवरराइड कर जाएगा। अब आगे क्वासी जुडिशियल पावर्स, सेक्शन 132 का 4 का बी, NFRA have the same powers as are vested in civil court under the Code of Civil Procedure 1908। तो NFRA के पास एक सिविल कोर्ट की तरह से पावर्स हैं, ठीक है। वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, नेमली पहला डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एट सच प्लेस एंड एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय NFRA। तो NFRA क्या कर सकता है? डिस्कवर और प्रोडक्ट, डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब पता लगा सकता है, प्रोडक्शन मतलब कि बनवा सकता है अकाउंट और दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी हो कहीं पर भी, एट सच प्लेस एंड एट सच टाइम, जिस पे NFRA चाहेगा। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड सर एग्जामिनिंग देम। हाँ हाँ जी, प्रोडक्शन का क्या मतलब था? बनवाना, बनवाना, बुक्स को ठीक है। बनवाना। आगे समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, भाई बुला सकते हैं भैया आ जाओ, अगर चाहे सम्मन कर सकते हैं NFRA हैं। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन क्लोज बी एट एनी प्लेस। तो कोई भी बुक्स वगैरह रजिस्टर वगैरह जो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, कमीशन का मतलब यहाँ पे पैसे देना नहीं होगा, यहाँ पे कमीशन का मतलब डायरेक्शन ही होगा कि आप उनको जो डॉक्यूमेंट है विटनेस है उनको एग्जामिन कैसे करोगे। पावर टू मेक ऑर्डर, सेक्शन 132 का 4 का सी, where professional or other misconduct is proved, the NFRA shall have the power to make order for imposing penalty as stated below, liable in individual minimum 1 lakh, maximum 5 times of the fees received, फॉर्म्स के लिए 5 लाख एंड 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड। तो ये पेनल्टी लग जाएगी जहाँ पे NFRA ये प्रूव कर देती है कि जो भी है वो प्रोफेशनल सारी चीजें जो है मिसकंडक्ट की गई हैं, ठीक है। तो सर हाँ जी, क्वासी जुडिशियल पावर कौन सी होती है कि है मतलब ये रूल्स ऐसे इम्प्लीमेंट होंगे उनको देखने वाली? क्वासी जुडिशियल पावर है कि एक तरीके से ये यहाँ पे डिसीजन दे सकते हैं, और तो इनका डिसीजन डिसीजन। इनका डिसीजन ऐसे ही मान्य होगा जैसे कि किसी कोर्ट का होता है, ठीक है। ओके सर। क्वासी का मतलब हमने क्या पढ़ा था? क्वासी का मतलब हमने पढ़ा था कि जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन वो अप्लाई कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में तो NFRA कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन वो एज ए कोर्ट काम कर सकता है, तो इसको क्वासी जुडिशियल पावर बोल रहे ओके सर। हैं। तो अब हमने ये पेनल्टी पड़ी है कि इंडिविजुअल को 1 लाख का होगा और वो 5 गुना हो सकता है जो भी फीस रिसीव होगी, जितनी भी फीस रिसीव कर रखी होगी। मान लो उन्होंने ऑडिटिंग की फीस ली है 1 लाख रुपए, तो 5 गुना 5 लाख रुपए का लग जाएगा। फॉर्म है कोई, कहीं पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है तो उसको 5 लाख का है पेनल्टी, और वो 10 टाइम्स तक चला जाएगा। डी बेयरिंग द मेंबर ऑफ द फर्म, डी बेयरिंग वाला बेयर करना, रोक देना, ठीक है। अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर और अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन एज प्रोवाइडेड अंडर मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने के लिए उनके ऊपर रोक लग जाएगी मिनिमम, और मैक्सिमम 10 साल तक की रोक लग जाएगी कि आप जो है एज अ ऑडिटर, एज अ इंटरनल ऑडिटर, एज अ अंडरटेकिंग ऑफ द ऑडिट है या फिर इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन, यानी ये ऑडिट का कोई काम नहीं कर सकते। क्या कर दिया आपको? डिबेयरिंग मतलब एक तरीके से बैन हो गया, 6 महीने का बैन लग गया, और मैक्सिमम बैन ये कब तक हो सकता है? 10 साल का, 10 मिनट। ठीक है। अब आगे अपील, तो भी जिसके बंदे के खिलाफ लगेगा, जो बंदे बेचारे फंस गए हैं
और उनको लगता है कि वो सही थे लेकिन फिर भी फंस गए हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीड पार्टी। तो अगर वो एग्रीड लगता है उनको, तो एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर of the NFRA issued by under clause C of the section 4 may prefer to appeal before the appellate tribunal in such manner and on payment of such fees as may be prescribed। यानी ये जो हमने ऊपर पेनल्टी और बढ़िया डिसीजन हो गए, ये डिसीजन आगे बेचारे के खिलाफ, अब उसको लग रहा है कि भैया मैं तो कुछ गलती की नहीं है, तो वो जो है अपने ट्रिब्यूनल में जाके अपील बोलेगी, नहीं आगे देख ले। कर सकता है। हाँ। सर ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये नॉर्मली किसी भी ट्रिब्यूनल में जाके नहीं कर सकते हम? मतलब जो मतलब कोई एपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब है कि वो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल जो इस केस को देख सकती है। जो एनएफआरए के केसेस से डील करती है। हाँ बेसिकली वही होगा है। और अगर यहाँ पे खाली ट्रिब्यूनल लिखा होता फिर किसी भी ट्रिब्यूनल में हो सकता था। एपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब कि जो है एप्लीकेबल ट्रिब्यूनल है। ठीक है सर। आगे मीटिंग्स ऑफ एनएफआरए सबसेक्शन 10, the NFRA shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting in such manner as prescribed under Rule 3 of the National NFRA Rules 2019। तो NFRA चाहे तो मैंने एक तरीके से मीटिंग वगैरह कर ली NFRA ने, वहाँ पे अपने जो है रूल्स वगैरह ऑब्जर्व कर लिए, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस के लिए, जो भी प्रेस्क्राइब होंगे उसके हिसाब से, और वो कर सकते हैं। तो नोट NFRA में मीट एट सच अदर प्लेसेस इन इंडिया एज ए डी, और वो कहीं पे भी वो मीटिंग कर सकते हैं। क्या लिखा है, मीट एट सच अदर प्लेसेस इन इंडिया एज इट डीम्स फिट, जहाँ पे उनको ठीक लगता है वहाँ पे ये मीटिंग हो सकती, करवा सकते हैं, ले सकते हैं, हो सकती है। Maintenance of books of account by NFRA and audit thereof by CAG, subsection 13 and 14. The NFRA shall maintain such books of account and other books in relation to its account in such form and such manner as central government may in consultation with the CAG of India prescribe। देखो NFRA भी एक डिपार्टमेंट है, वो भी अपने अकाउंट वगैरह मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो वो जो मेंटेन करेंगे वो किसकी रेफरेंस पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके रेफरेंस पे करेगा प्रमोट, कैग की। क्या? ठीक है, यानी कैग वाले एडवाइज करेंगे कि भैया NFRA जो है इस तरीके से अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे, फिर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तू कर। यानी पापा बैठे हुए हैं, एक बड़े भाई से पूछ के छोटे भाई से काम करवाना है, तो कैग से पूछा भैया कैसे काम कराना है, ऐसे कराना है, हाँ बेटा तू ऐसे काम करेगा, क्योंकि कैग ने तेरे को कहा है कि तू ऐसे करेगा, ठीक है। द यस सर। द अकाउंटेंट ऑफ द NFRA shall be audited by the CAG of India at such interval as may be prescribed। तो जो है NFRA अपने अकाउंट को ऑडिट भी करवाएगा, किसके थ्रू, कैग के थ्रू यार। क्या? कैग का डिपार्टमेंट का नाम ही कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये है ना कैग। तो भैया वो तो है ही ऑडिटर का डिपार्टमेंट, तो यही करेगा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं इंडिया के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका ऑडिट कैग वाले ही कर सकते हैं, ठीक है। तो द अकाउंट्स ऑफ NFRA ये हो गया, सच अकाउंट्स एज सर्टिफाइड बाय द कैग ऑफ इंडिया टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द NFRA। तो जो उनका जो अकाउंट्स सर्टिफाइड हुआ है, ऑडिट हो गया है, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो NFRA वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे एवरी ईयर, एनुअली ओके सर। लिखा है। Annual report on working of NFRA, subsection 15, the NFRA shall prepare in such form and at such time for each financial year as may be prescribed its annual report giving a full account of its activity during the financial year and forward a copy thereof to the central government, and the central government shall cause the annual report and the audit report given by the Comptroller and Auditor General of India to be laid before each house of पार्लियामेंट। तो भैया पार्लियामेंट में भी जाएगी इसकी रिपोर्टिंग, NFRA डिपार्टमेंट की जो भी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ा देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको कैग के थ्रू ऑडिट करवा के जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देंगे। हाँ जी, बात समझ में आई युविका जी। पार्लियामेंट में भेजने से क्या होएगा? देखो गवर्नमेंट जितने भी काम करती है उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है, अच्छा, पार्लियामेंट में हो जाती तो है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसकी रिपोर्टिंग पार्लियामेंट में करेंगे भैया, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आगे चलें। ओके।
Note: every existing body corporate other than a company governed by these rules shall inform the NFRA within 30 days of the commencement of an NFRA rules. Inform NFRA 1 the particulars of the auditor as on the date of commencement of these rules. तो जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट हैं कंपनी रूल के हिसाब से जो चलती हैं, तो उनको जो है जब भी अपना ऑडिटर रखेंगे, तो जो ऑडिटर के पर्टिकुलर्स है वो सारे के सारे 30 दिन के अंदर NFRA के पास भेज देंगे, NFRA 1 फॉर्म को भरकर। अब अ कंपनी ओके सर। or a body corporate other than a company governed under NFRA rules shall continue to be governed by the NFRA for a period of 3 years after it ceases to be listed or its paid up capital or turnover or aggregate loan debenture and divide falls below the limited stated thereon। क्या कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि भाई कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर NFRA के अंदर आ गई है, अब वो कब आई होगी, या तो वो लिस्टेड रही होगी, या फिर उसकी वो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी पेड अप कैपिटल की, टर्नओवर की और लोन्स की, उस पे आ गई होगी। तो जब वो एक बार आ जाएगी इसके अंदर NFRA के अंदर, तो 3 साल तक रहेगी। बेशक अगले साल ही उसकी वो चीज़ सारी सारी खत्म हो जाए, लिस्टेड अनलिस्टेड हो जाए, टर्नओवर कम हो जाए, पेड अप कैपिटल कम हो जाए, लोन डिवेंचर कम हो जाए, तो भी हो जाए, तो भी 3 साल तक रहेंगे नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ? यस सर। Punishment in case of non-compliance: if a company or any officer of a company or an auditor or any other person contravenes any of the provisions of NFRA rules, the company and every officer of the company who is in default, or the auditor or such other person shall be punishable as per the provisions of section 450 of the एक्ट। तो भाई कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस करता है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑफिसर, कोई भी ऑडिटर, कोई भी बंदा अगर कंट्रावेंस करता है हमारे इन NFRA के रूल्स के खिलाफ, तो फिर उनको क्या होगा, सेक्शन 450 के हिसाब से वो लोग पनिशेबल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यस सर। यहीं पे डबल टिक लगाते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। क्लास हो गई है लगभग 1 घंटे की, अपलोड भी करनी है यूट्यूब पे। चलो, तो ओके अभी सर। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो खाना वाना खा ले, कुछ करना है तो वो कर ले, चाय पानी पीना है, कुछ भी, यस ठीक है। फिर मैं जब क्लास स्टार्ट करूँगा मैं बताता हूँ। ओके, टाटा। सर लीव कर दूं? यस, लीव कर दो। ओके, थैंक यू सर।